हेलो स्टूडेंट्स। 24 सितंबर को जो एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उस पेपर में क्या आपको लगता है कि एचआईवी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का मिल जाएगा? मुझे तो पक्का पक्का लगता है। तो आज का टॉपिक है एचआईवी के बारे में। आज के इसी सेशन में हम ये देखेंगे कि एचआईवी और एड्स में फ़र्क क्या है। अगर कोई महिला एचआईवी पॉजिटिव है तो उसकी डिलीवरी किस तरह से करवाई जाए। उसके साथ ही एचआईवी पॉजिटिव मदर में डिलीवरी हो जाने के बाद न्यूबॉर्न को अटेम्प्ट कैसे करें, न्यूबॉर्न की न्यूट्रिशन को कैसे मेंटेन करें और उस इन्फेंट के अंदर एचआईवी का डायग्नोसिस किस प्रोसेस में करें। इन सारे सवालों के जवाब देखने के लिए, समझने के लिए सारे दूसरे काम धाम छोड़कर अगले 1 घंटे तक जुड़ जाइए मेरे साथ। तो नए और पुराने सभी साथी कीजिए स्वीकार वंदे मातरम के साथ मेरा नमस्कार। और एक बार फिर से द नर्सिंग डीमिस्टिफाइड डिजिटल वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास, सीधा शुरुआत करते हैं अपनी सेशन की। एचआईवी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। पहला वर्ड आता है ह्यूमन। ह्यूमन का हम यहाँ पे मतलब समझ सकते हैं कि ये जो एचआईवी का वायरस है ये शुरुआत के अंदर चिंपैंजी के अंदर था और वहां से इसकी एंट्री ह्यूमन के अंदर हुई है। दूसरे वर्ड पे हम आते हैं इम्यूनो डिफिशियंसी। देखिए पूरा जो आपको चार्ट नजर आ रहा है ये एक तरह से मेमोरी मैप की तरह बनाया हुआ है और इसमें काफी सारी जानकारियों का पिटारा भरा हुआ है। इम्यूनो डेफिशिएंसी वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इम्यूनो का मतलब है इम्यून पावर, प्रतिरक्षी क्षमता, यानी हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी। और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं एचआईवी के अंदर हमारे शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। उस वजह से यदि हमें कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन भी हो जाए, जुकाम भी हो जाए, डायरिया भी हो जाए, तो वो आसानी से रिकवर नहीं हो पाता है, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी से रिलेटेड देखिए नीचे एरो करके दिखाया गया है CD4 सेल्स। CD4 सेल्स का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो WBC होती है वो एक्चुअल में हमारी बॉडी में आर्मी का काम करती है। जिस तरह से हमारे देश की रक्षा के लिए थल सेना, वायुसेना और जल सेना है, उसी तरह से हमारी बॉडी में बीमारियों से बचने के लिए, यानी कि इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर WBC की अलग अलग सेनाएं होती है। WBC के पास कुछ खास तरह की कोशिकाएं होती है जिन्हें CD4 सेल्स कहते हैं। इनका दूसरा नाम टी लिम्फोसाइट सेल्स भी है। CD4 सेल्स में देखिए CD का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, और इनका दूसरा नाम जो रखा गया है वो टी लिम्फोसाइट सेल्स रखा हुआ है। टी लिम्फोसाइट्स क्यों रखा गया है? हमारी बॉडी में WBC से दो प्रकार की स्पेशल लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं बनती है। एक होती है टी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट। यहाँ टी का मतलब है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम के ऊपर की तरफ स्थित होती है और इसे हार्ट स्वीट बर्ड भी कहा जाता है, जिसे कलेजी भी कहते हैं। जो लोग नॉन वेज है वो इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया स्पेशल WBC लिम्फोसाइट सेल्स टी और बी दो प्रकार की होती है, यानी कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स। टी जो होती है वो थाइमस ग्लैंड से बनती है और बी जो होती है वो बोन मैरो के अंदर बनती है। दोनों के अंदर बड़ा फर्क क्या है, यानी कि टी लिम्फोसाइट सेल्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स में बड़ा फर्क क्या है? टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है वो हमारे बॉडी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उत्पन्न करती है। अब आप कहेंगे सेल मीडिएट इम्यूनिटी का क्या मतलब है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है ये हमारी बॉडी में कुछ विशेष WBC बनाती है जिन्हें मैक्रोफेजेस और CD4 सेल्स कहते हैं। तो अगर बॉडी में मैक्रोफेजेस और CD4 सेल्स के द्वारा इम्यूनिटी क्रिएट होगी तो इसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाएगा। दूसरी तरफ जो बी लिम्फोसाइट्स होती है जो बोन मैरो से डेवलप हो रही है वो हमारी बॉडी में ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्रिएट करती है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। देखिए दोनों ही केस में हमारी बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहे हैं
वो एक्चुअल में एंटीजन है, लेकिन सेल मीडिएट इम्यूनिटी में एंटीजन के खिलाफ मैक्रोफेजेज और CD4 सेल्स वर्क करती है, जबकि ह्यूमोरल इम्यूनिटी में एंटीजन एंटर हो जाने पर एंटीबॉडीज काम करती है। आई थिंक आपको टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में अंतर क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जब किसी इंसान को HIV का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी बॉडी में CD4 सेल्स प्रभावित होती है, जिनका दूसरा नाम टी लिम्फोसाइट्स भी रखा गया है। इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती है 500 से 1500 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। देखिए जो mm की घात 3 लिखा हुआ है, इसे क्यूबिक मिलीमीटर पढ़ा जाता है। तो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट सेल्स या CD4 सेल्स की नॉर्मल वैल्यूज 500 से 1500 सेल्स पर क्यूबिक होती है। जब इन CD4 सेल्स की संख्या 200 से भी कम हो जाए तो इसे एड्स कहा जाता है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन हो कि HIV और एड्स में सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो सबसे बड़ा फर्क यही है कि जब किसी इंसान में CD4 सेल्स की संख्या नॉर्मल से कम हो जाए लेकिन 200 से ज़्यादा बनी रहे, तब तक तो वह इंसान HIV पॉजिटिव कहलाएगा। और CD4 सेल्स की संख्या कम होते 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 अगर 200 से भी नीचे चली जाए, तब उस HIV पॉजिटिव को एड्स कहा जाता है। एड्स जो बीमारी होती है उसके अंदर OI हो जाता है। अब ये OI क्या है? OI का मतलब है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। पहले एक बार उधर का वर्ड क्लियर कर लेते हैं। तो आप उधर की तरफ लास्ट वर्ड देखिए, वायरस लिखा हुआ है। वायरस के बारे में बात करते हैं। वायरस जो होते हैं वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए जब इस धरती पर प्राणियों के जीवों के बनने की शुरुआत हुई तो सबसे शुरुआत के अंदर जो जीव बन रहे थे वो एक कोशिकीय थे। बाद में धीरे धीरे विकास होके वो एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होते गए। तो जो वायरस है वो यूनिसेलुलर है, जिसे हम हिंदी में एक कोशिकीय कह सकते हैं। एक कोशिकीय का मतलब इनकी पूरी जो बॉडी है वो एक सिंगल सेल ही होती है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इन वायरस की खासियत क्या है, ये बैक्टीरिया से कैसे अलग है? इस दुनिया में जितने भी वायरस पाए जाते हैं उन सभी के अंदर एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। या तो उनके अंदर DNA मौजूद होगा या उनके अंदर RNA मौजूद होगा। मैं आपको ये क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि किसी भी वायरस में DNA और RNA दोनों एक साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो या तो न्यूक्लिक एसिड होगा DNA या न्यूक्लिक एसिड होगा RNA। आप शीट में देख पा रहे होंगे उनके आगे की तरफ SS और DS लिखा हुआ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ssDNA, तो इसका मतलब होता है सिंगल स्ट्रेंथ DNA। सिंगल स्ट्रेंथ का मतलब है उस DNA की एक ही लाइन है। और DS का मतलब होता है डबल स्ट्रेंथ, यानी कि जो DNA है वो डबल स्ट्रेंथ से बना हुआ है। आपने DNA की स्ट्रक्चर पढ़ी होगी जिसमें DNA के अंदर दो धागे होते हैं और वो CD की तरह लिपटे हुए होते हैं। तो यहाँ पर वायरस के अंदर यदि DNA का एक ही धागा है तो उसे हम SS बोलेंगे, और यदि DNA के दो धागे दो स्ट्रेंथ मौजूद है तो उसे DS DNA बोलेंगे। और ऐसा सेम SS RNA और DS RNA पे ये सारी चीज़ें लागू होती है। अब हम अगर HIV की बात करें तो HIV किस टाइप का वायरस है? HIV SSRNA है, यानी कि HIV सिंगल स्ट्रेंथ RNA है। यानी कि HIV जो है इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो सिंगल स्ट्रेंथ के रूप में RNA मौजूद होता है। तो पिछले पेज में मेमोरी मैप के अंदर जो OI यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की बात बाकी रह गई थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आपको जो नोटशीट नज़र आ रही है, अगर उसमें आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो जब मैं इसका PDF अपलोड करूंगा तो इसे मैं हिंदी में कन्वर्ट करके और आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आगे हम समझते हैं। देखिए
नेक्स्ट जो सीट आपको नजर आ रही है उसके अंदर मैंने दो पार्ट कर रखे हैं। एक तरफ लिखा हुआ है ओ आईज, जिसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा जाता है, और दूसरी तरफ मैंने वायरस के बारे में डिस्कशन किया है। तो पहले वायरस की बात को पूरा कर लेते हैं, फिर उसको ओ आई के साथ में जोड़ते हैं। देखिए, वायरस के नीचे मैंने लिखा है एंटीवायरल, यानी कि जो बीमारियां वायरल होती है उनको ठीक करने के लिए एंटीवायरल दवाइयां दी जाती है। जिस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देते हैं, फंगल इन्फेक्शन में एंटी फंगल देते हैं, उसी तरह से वायरल इन्फेक्शन होने पर एंटीवायरल दवाइयां दी जाती है। और आप ये चीज़ ध्यान रखें, एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये किसी दवाई का नाम नहीं है, ये कैटेगरी के नाम है, और इस कैटेगरी में फिर अलग अलग ड्रग्स आती है। तो एंटीवायरल के नीचे मैंने एरो करके लिखा है ART, जिसकी फुल फॉर्म है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। यहाँ मैंने ऊपर बात की थी एंटीवायरल ड्रग्स की, यहाँ एक नया शब्द जुड़ गया है, रिट्रोवायरल। तो पहले तो ये समझिए, HIV पॉजिटिव पेशेंट में और एड्स पेशेंट में ट्रीटमेंट के रूप में जो दवाइयाँ काम में ली जाती है उन्हें ART कहा जाता है, और जिन सेंटर पे ये दवाइयाँ मिलती है उन्हें ART सेंटर कहा जाता है। राजस्थान में जितने भी जिला अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर ART सेंटर स्थापित किए गए हैं। उसके अलावा ब्लॉक हॉस्पिटल और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लिंक ART सेंटर बनाए गए हैं। तो एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स में रिट्रो का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है HIV इज रिट्रोवायरस। HIV जो वायरस होता है वो SSRNA तो होता है, लेकिन इसकी और एक खास विशेषता भी है, ये रिट्रो टाइप का होता है। रिट्रो का मतलब क्या है, देखिए SSRNA जो है, यहाँ देखिए रिट्रो जो वर्ड आया है, देखिए मैंने साइड में लिखा है रिट्रो का मतलब बैक, यानी इंग्लिश में रिट्रो का मतलब होता है बैक, किसी काम को उल्टा करना। तो सिंपली जब RNA मनुष्य की बॉडी में प्रवेश करता है तो वो होस्ट सेल के अंदर RNA से DNA बनाता है। सामान्य रूप से समझिए, नॉर्मल प्रोसेस में हमेशा DNA से RNA बनता है, जिसे मैंने नीचे बताया है। हमारी बॉडी में DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा। लेकिन अगर RNA से वापस DNA बनाया जाए, उल्टा प्रोसेस, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। रिवर्स का मतलब उल्टा। और ये जो HIV का वायरस है, ये रिट्रो है, यानी कि ये हमारी बॉडी में जाने के बाद RNA से DNA का निर्माण करता है। जैसे ये कोशिका में एंटर होगा, वहां की RNA को ये अपने कंट्रोल में ले लेगा, अपने RNA को ये वहां पे सेटअप कर देगा, और फिर ये फटाफट HIV की कॉपी बनाना शुरू कर देता है। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर HIV की वायरस की संख्या है वो बढ़ती रहती है, जिसे हम समझते हैं कि वायरल लोड बढ़ रहा है। तो यहाँ पे रिट्रो का मतलब बैक था, और बैक का मतलब है कि जब HIV वायरस होस्ट सेल में एंटर करेगा तो ये कौन सा प्रोसेस करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये RNA से DNA बनाएगा, इसलिए इसे रिट्रो वायरस कहा गया है। और जो दवाइयां हम यूज करते हैं उन्हें एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स कहा जाता है। अब देखिए, इसका कनेक्शन जोड़ते हैं उधर की तरफ OI के साथ में, यानी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। देखिए, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, अपॉर्चुनिस्टिक जो वर्ड है वो अपॉर्चुनिटी से बना है, और इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, मौका। जब किसी इंसान में HIV का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है, और उस डाउन इम्यूनिटी की वजह से इन्फेक्शन को हमारी बॉडी पे, उस व्यक्ति की बॉडी पे अटैक करने का अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है। जिस तरह से कोई भी देश की आर्मी कमजोर हो जाए या आर्मी किसी और काम में व्यस्त हो, तो पड़ोसी देश की आर्मी को उस देश पे अटैक करने का मौका मिल जाता है। इस एग्जाम्पल से आप बेटर समझ सकते हैं। उसी तरह से HIV पॉजिटिव के अंदर, उसके अंदर इम्यून पावर डाउन हो गया है, तो बाहर की दुनिया में चारों तरफ बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शंस मौजूद है। जैसे ही उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी, दूसरे इन्फेक्शन को उस व्यक्ति की बॉडी में एंटर करने का अवसर मिल जाएगा।
तो एक इन्फेक्शन तो उस इंसान में पहले से मौजूद है जिसे हम एचआईवी कहते हैं। एचआईवी के साथ यदि और कोई दूसरा इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसे ओआई इन्फेक्शन कहेंगे। और व्यक्ति में एचआईवी पेशेंट में डेथ होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि जो दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है उससे उस व्यक्ति की बॉडी लड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर डाउन होता है। उस वजह से वह बीमारी का जो प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, व्यक्ति आसानी से ठीक नहीं हो पाता है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। निमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, कैंडिडियासिस, ये सभी अपॉर्चुनेटिक इन्फेक्शंस है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ जो दो पेज में मेमोरी एक ट्री बना के मैंने जो डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों पेज मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके पीडीएफ में डाल दूंगा। अगर फिर भी आपको किसी भी वीडियो सेशन में कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई अगर आपको प्रॉब्लम फील होती है, तो आप मुझे सोशल मीडिया के जरिए जैसे व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए मुझसे उसके बारे में डिस्कशन शेयर कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ एचआईवी अपडेट्स देखते हैं। एचआईवी अपडेट्स में देखिए, एचआईवी जो है वो दो प्रकार का होता है, एचआईवी 1 और एचआईवी 2। और दोनों में से एचआईवी 1 है वो अधिक कॉमन है। अधिक कॉमन का मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी एचआईवी के केसेज हैं उनमें से एचआईवी 1 के पेशेंट अधिक है। आगे देखिए, वर्ल्ड में एचआईवी 1 को सबसे पहले यूएस में आइडेंटिफाई किया गया था। सबसे पहले अमेरिका में इस वायरस की पहचान की गई थी, जबकि एचआईवी 2 की सबसे पहले साउथ कांगो पश्चिमी अफ्रीका में 1986 में खोज हुई थी। यूएसए में जो आइडेंटिफाई किया था ये आई थिंक 1984 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारत में एचआईवी का पहला केस चेन्नई में 1986 में मिला था। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एचआईवी का पहला केस पुष्कर अजमेर के अंदर मिला था, क्योंकि पुष्कर के अंदर काफ़ी सारे फॉरेनर आते हैं और वहाँ से ये केस क्रिएट हुआ था। भारत में करीबन 25 लाख एचआईवी पेशेंट है, जिन्हें टेक्निकल टर्म में पीएलएचआईवी यानी पीपल लिविंग विद एचआईवी कहा जाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये भारत के टॉप 3 एचआईवी प्रभावित स्टेट है। और एचआईवी पेशेंट की 25 लाख जो संख्या मैंने आपको ऊपर बताई है उसके हिसाब से इंडिया का वर्ल्ड में तीसरा रैंक लग रहा है। तो हम आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं और कुछ और एचआईवी के अपडेट्स समझिए। राजस्थान में एचआईवी के करीबन 70,000 पेशेंट है और एड्स के मामले में राजस्थान देश के 12वें नंबर पर आता है। राजस्थान में हर साल इस बीमारी से करीब 300 लोगों की डेथ हो रही है। अगर हम भारत में एचआईवी पेशेंट की एवरेज लाइफ स्पेन यानी उनकी औसत जीवन काल की बात करें तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो फैली हुई है वो इस डाटा से दूर हो सकती है कि जो लोग जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम तक एआरटी ड्रग्स का अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं उनके अंदर एचआईवी पेशेंट में एवरेज लाइफ स्पेन यानी एवरेज जो जीवन काल है वो 75 ईयर है। 1988 में सैन फ्रांसिस्को के एक पत्रकार थे बून, और उनके रिकमेंडेशन पर यानी उन्होंने जो सुझाव दिया उनके सुझाव पर 1988 से हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे विश्व एड्स दिवस सेलिब्रेट करने की शुरुआत की गई। 1992 में भारत में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया गया और इसी साल 1992 में भारत में नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मैं आपको यहाँ पर एक और जानकारी से अपडेट कर दूं, एड्स कंट्रोल की जो हेल्पलाइन है उसका यानी नाको की जो हेल्पलाइन है उसका हेल्पलाइन नंबर
1097 है, जबकि 1098 वो चाइल्ड हेल्प का नंबर है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, 1097 ये तो नाको का हेल्पलाइन नंबर है, जबकि 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो बाल शोषण से संबंधित है। और आपने जो छोटे बच्चों की स्कूल की बुक्स वगैरह आती है उनके पीछे भी इसे शायद नोट किया हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। एनएससीपी शुरू करने के ठीक 10 साल बाद यानी 2002 में भारत में पीपीटीसीटी कार्यक्रम लॉन्च किया गया। क्या है पीपीटीसीटी, उसके बारे में देखिए, कुछ फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले है पीटीसीटी, जिसका मतलब होता है पेरेंट टू चाइल्ड एचआईवी ट्रांसमिशन। दूसरा है पीपीटीसीटी, जिसकी अभी बात की, ये कार्यक्रम भारत में 2002 में लॉन्च किया गया था और इसकी फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। देखिए इसमें एचआईवी वर्ड नहीं जोड़े तो भी यहाँ पर अपना कनेक्शन है वो एचआईवी के साथ है। अगला वर्ड है एमटीसीटी यानी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी किसी महिला से उसके होने वाले शिशु को एचआईवी का ट्रांसमिशन किस तरह से हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। एमटीसीटी यानी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, इसका मतलब है कि बिना एआरटी के मां से उसके इन्फेंट में एचआईवी संक्रमण फैलने की संभावना करीब 30% होती है। तो ये जो 30% की संभावना है इसको और आगे डिटेल्स में समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि मदर से उसके शिशु में एचआईवी किस तरह से प्रोग्रेस हो सकता है। सबसे पहला अवसर आता है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान केवल 5% ही संभावना रहती है। फिर आता है लेबर या डिलीवरी के दौरान। लेबर या डिलीवरी के दौरान एचआईवी ट्रांसफर की संभावना दुगनी हो जाती है, क्योंकि लेबर के दौरान मां से जो ब्लीडिंग होती है और यदि किसी भी डिलीवरी प्रोसेस के दौरान किसी भी वजह से यदि इन्फेंट को कोई चोट लग जाए तो माँ का ब्लड यदि इन्फेंट के ब्लड के साथ में कांटेक्ट में आ जाए तो उस वजह से यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये संभावना और भी अधिक हो जाती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में एचआईवी वायरस मौजूद होता है। तो इस तरह से जैसे जैसे एमटीसीटी के अंदर आगे महिला की स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर उसके इन्फेंट में एचआईवी पॉजिटिव होने की संभावना बढ़ती जाती है। और इन तीनों को टोटल करें तो लगभग 35% आता है और ऊपर लिखा हुआ है कि इस तरह से यहाँ पे करीबन 30% की संभावना बनती है। आगे देखिए, यहाँ हमने ऊपर बात की थी जब महिला एआरटी नहीं ले रही है तो उसके शिशु में एचआईवी संक्रमण फैलने की संभावना रहेगी अप्रॉक्स 30%। और अगर महिला लाइफ टाइम तक एआरटी ले रही है तो उसका बेनिफिट कैसे होगा। देखिए, अगर एचआईवी पॉजिटिव महिला लाइफ टाइम तक एआरटी ले रही है और केवल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब ये रिस्क 30% का जो रिस्क था ये कम होकर केवल 5% रह जाएगा। और अगर वह केवल सप्लीमेंट्री फीडिंग करा रही है तब ये रिस्क है वो केवल 2% रह जाती है। तो हम देख पा रहे हैं कि एआरटी लेने से एचआईवी का खतरा है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, लेकिन बस उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन की यदि हम सोचें तो उसको लाइफ टाइम तक लेना जरूरी होता है। आज के इस टॉपिक में मैंने एएनएम और जीएनएम लेवल के कंपटीशन एग्जाम लेवल की ए टू जेड जानकारी आपको एक ही जगह इकट्ठी करके देने की कोशिश की है। नोट्स में आगे बढ़ते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में एचआईवी इन्फेक्शन का रिस्क अधिक रहता है, यानी कि हम मेल और फीमेल की कंपैरिजन करें, तुलना करें तो महिलाओं में एचआईवी इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक रहता है और उसके कुछ खास कारण भी है। पहला कारण है कि फीमेल के अंदर जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ये सब ऑर्गन्स इंटरकोर्स के समय अधिक प्रभावित होते हैं। ये सब इंटरकोर्स के समय अधिक कांटेक्ट में आते हैं और जिस वजह से एचआईवी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, फीमेल में इंटरकोर्स के दौरान जो सीमन होता है वो वेजाइना में
जमा हो जाता है, यानी डिपॉजिट हो जाता है। और सीमन के अंदर क्या बोलते हैं, सलाइवा के अंदर तो नहीं होते हैं, लेकिन सीमन और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर एचआईवी वायरस मौजूद होते हैं। फीमेल अपने पार्टनर को कंडोम इस्तेमाल करने के लिए अधिक प्रेशर नहीं कर पाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया में। फीमेल में एसटीआई आरटीआई की संभावना अधिक होती है। एसटीआई और आरटीआई की फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी एसटीआई, और आरटीआई का मतलब है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। और एक और कारण है कि फीमेल अक्सर यौन उत्पीड़न की शिकार होती है। तो ये जो 5 सबसे बड़े कारण हैं, इन कारणों की वजह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अंदर एचआईवी इन्फेक्शन फैलने का रिस्क अधिक रहता है। स्टूडेंट्स, आपके मन में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये जो हम थ्योरी टाइप डिस्कशन कर रहे हैं, इसे हमें कंपटीशन एग्जाम में कैसे हेल्प मिलेगी। देखिए, एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन में इस थ्योरी की हेल्प मिल सकती है। दूसरा, जब आप थ्योरी को अच्छे से समझते हैं तो उससे आपके मन में उस टॉपिक को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और जब आपके उस डिजीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से हेल्प कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट नोट्स वाले क्वेश्चन मिल जाए, उनसे आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रेग्नेंट महिला का एंटीनेटल पीरियड में एक बार एचआईवी टेस्ट कराना अनिवार्य है, जिसे हम स्क्रीन टेस्ट कहेंगे, और कंपलसरी है। हर महिला जो प्रेग्नेंट है वो जब एएनसी चेकअप के लिए आएगी तो एक बार उसका एचआईवी टेस्ट होना चाहिए। कौन सा टेस्ट करेंगे? होल ब्लड फिंगर प्रिक टेस्ट, जिसे WBFPT कहा जाता है, यानी होल ब्लड फिंगर प्रिक टेस्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या आर्टिकल्स की जरूरत पड़ेगी? इसके लिए हम HD बायोलाइन किट इस्तेमाल करते हैं। साथ में आपको बफर सोल्यूशन यूज लेना होता है, जिसकी 4 ड्रॉप्स यूज करेंगे। आपको लैंसेट चाहिए, स्प्रिट कॉटन स्वैब चाहिए, और साथ में एक कैपिलरी चाहिए जिसमें आप प्रेग्नेंट महिला का ब्लड सैंपल लेंगे और 20 माइक्रोलीटर तक उसके अंदर आपको वो ब्लड की ड्रॉप है वो फिलअप करनी होती है। ये जो टेस्ट आप करेंगे इसका रिजल्ट अप्रोक्स आपको 5 से 20 मिनट में मिल जाता है। रिजल्ट दो तरह से आ सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी या तो वो होगा रिएक्टिव या होगा नॉन रिएक्टिव। अगर रिजल्ट रिएक्टिव आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव आ जाता है, तो हमें उस प्रेग्नेंट महिला में उसी टाइम एक सिंगल टैबलेट देनी है, जिसे TLD कहा जाता है। वो टैबलेट उसी टाइम देनी है, और महिला को हम ICTC में रेफर करेंगे, जहां कुछ और जांचें की जाएगी, उसके बाद उसे ART में रेफर कर दिया जाएगा। ये किस केस की बात हुई? अगर प्रेग्नेंट महिला का HIV टेस्ट किया और वह पॉजिटिव आ गया तो आपको क्या एक्शन लेना है। अगर टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उस केस में आपको ये देखना है, महिला की हिस्ट्री देखनी है। अगर उसके अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद है, वे रिस्क फैक्टर जिससे HIV होने की संभावना रहती है, ये तो आप सब जानते ही है कि HIV किस किन कारणों से फैलता है। तो यदि वे रिस्क फैक्टर उस महिला के अंदर मौजूद है, उसकी लाइफ में प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हम 3 मंथ्स के बाद में फिर से एक टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैं 3 मंथ की बात कह रहा हूँ उसे हम विंडो पीरियड मान के चलते हैं। तो एक नई डेफिनेशन आती है कि विंडो पीरियड क्या होता है। देखिए, HIV वायरस जब अपनी बॉडी में एंटर कर जाता है तो बॉडी में एंटर करते ही ये ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आता है। 3 महीने तक आप यूं मान के चलिए कि ये हमारी बॉडी में छुपा हुआ रहता है, और उस दौरान किसी तरह के साइन सिम्टम भी क्रिएट नहीं होते हैं। तो ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड होता है इसे हम विंडो पीरियड कहा जाता है। तो जो नॉन रिएक्टिव केस है उसमें यदि रिस्क फैक्टर हो, ऐसा हिस्ट्री से लग रहा हो, तो हम दोबारा टेस्ट करवा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको आज का टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा,
और इससे आपका एचआईवी के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है वो काफ़ी अपग्रेड भी हो रहा होगा। आगे हम बात करते हैं, एचआईवी टेस्ट का रिजल्ट रिएक्टिव आ जाए तो हमें आगे और क्या एक्शन लेने होंगे। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया था, हम सबसे पहले उस प्रेग्नेंट महिला को उसी टाइम, जिसे हम सिंबल यूज करते हैं स्टेट, स्टेट का मतलब होता है किसी भी ड्रग को उसी टाइम इमीडिएटली देने के लिए हम STAT लिखते हैं, स्टेट। तो उस महिला को हम स्टेट सिंगल टैबलेट देंगे। टैबलेट का नाम है TLD। TLD नाम कैसे रखा गया है, इसके अंदर 3 ड्रग्स होती है जिसे हम फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। यानी दवाइयाँ जिन टैबलेट के अंदर दो या दो से अधिक 3-4 ड्रग्स होती है और उनका कॉम्बिनेशन, उनकी मात्रा होती है वो फिक्स होती है, उन दवाइयों को हम फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC भी कहते हैं। और ये FDC वर्ड आपको डॉट्स में भी सुनने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले टी से टिनेफोवीर 300 मिलीग्राम, एल से लेमुविडिन 300 मिलीग्राम। टिनोफोवीर को प्रेजेंट करने के लिए TDF भी लिखते हैं, और लिमुविडिन का सिंबल है वो 3TC है। साथ में एक और ड्रग होती है डी से डोलुटेग्रेविर, और ये केवल 50 mg होती है। तो 300, 300 और 50 mg, इस तरह से होती है TLD ड्रग्स। आपको ये भी याद रखना है कि इस TLD ड्रग्स को HIV ट्रीटमेंट की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। इसने TLD को फर्स्ट लाइन HIV ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और उस महिला को आपने स्टेट एक सिंगल टैबलेट दे दी। अब आगे का काम क्या रहेगा, उस प्रेग्नेंट महिला को हम ICTC में रेफर कर देंगे। ICTC क्या है, ICTC हॉस्पिटल के अंदर एक अलग से यूनिट होती है जिसे इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर कहा जाता है। इसका पुराना नाम VCTC था, वॉलेंट्री काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर था। ICTC में उस महिला के 3 अलग अलग HIV कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे, यानी जिससे HIV की पुष्टि हो जाए, और उसके बाद में उसको ART सेंटर पर रेफर कर दिया जाएगा। महिला को अगर क्रैक्ड निपल्स की प्रॉब्लम है या अगर प्रॉब्लम नहीं भी हो तो हम उसे क्रैक्ड निपल्स की रोकथाम के बारे में भी काउंसलिंग करेंगे उस प्रेग्नेंट महिला को। यहाँ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था ब्रेस्ट फीडिंग से HIV फैलने का खतरा सबसे अधिक होता है, 20% के आसपास। और यदि महिला के अंदर क्रैक्ड निपल्स की समस्या है तो उस केस में वहाँ पे HIV ट्रांसमिशन का खतरा और अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए जब हम उस महिला की ANC कर रहे हैं तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वहाँ क्रैक्ड निपल्स की प्रॉब्लम नहीं हो, और यदि हो तो वहाँ उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना जरूरी है। HIV टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला की एंटीनेटल पीरियड में HIV स्क्रीनिंग की जांच कभी नहीं की गई है, एक बार भी उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई प्रेगनेंसी के दौरान, तो वह महिला लेबर रूम में सीधा आ गई है। लेबर पेन शुरू हुआ और सीधा लेबर रूम में आ गई है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस महिला की अगर HIV स्टेटस अज्ञात है, यानी आपको पता ही नहीं है कि वह HIV पॉजिटिव है या HIV नेगेटिव है, क्योंकि उसने कभी प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में कभी HIV टेस्ट करवाया ही नहीं है, उस केस में हम लेबर रूम के अंदर ही होल ब्लड फिंगर टेस्ट करेंगे, जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था। टेस्ट करेंगे, उसके बाद में अगर महिला टेस्ट में रिएक्टिव आ जाए यानी पॉजिटिव आ जाए, महिला को उसी टाइम TLD की सिंगल टैबलेट देंगे, जिसके बारे में भी अभी डिस्कस किया है। TLD HIV ट्रीटमेंट की फर्स्ट लाइन थेरेपी मानी जाती है। और विशेष सावधानियों के साथ हम महिला की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएंगे। यहाँ पर होम डिलीवरी की बजाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना सेफ रहेगा। डिलीवरी के बाद में अगले दिन हम उस महिला को, उस पोस्टमार्टम मदर को ICTC पर भेजेंगे, जहां उसकी 3 अलग अलग रैपिड कार टेस्ट के द्वारा HIV कंफर्मेशन जांच की जाएगी। और साथ में उसके फर्स्ट लाइन HIV ड्रग्स को कंटिन्यू रखेंगे, जो हम TLD दे रहे थे उसको कंटिन्यू रखना है, और उस महिला को ART से जोड़ देंगे, यानी उस महिला को ART सेंटर पे भेज देंगे।
आज के टॉपिक में अब हम डिस्कस करते हैं पीईपी ड्रग्स और एआरटी ड्रग्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो एआरटी ड्रग्स हम यूज लेते हैं उसी को हम पीईपी ड्रग्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों के इस्तेमाल करने का पैटर्न अलग अलग है, इसलिए ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई है। समझिए इसे। पीईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ड्रग्स। पोस्ट का मतलब बाद में, एक्सपोजर का मतलब कांटेक्ट और प्रोफाइलैक्सिस का मतलब रोकथाम। यानी जब कोई इंसान एचआईवी रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हो जाता है, जिन जिन कारणों से एचआईवी हो सकता है उनमें से वो यदि किसी भी फैक्टर के कांटेक्ट में आ गया है, तब उस व्यक्ति में एचआईवी की रोकथाम के लिए हम उसे पीईपी ड्रग्स देंगे। कौन सी ड्रग्स? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ड्रग्स देंगे। और ये जो हम ड्रग्स देंगे वो 28 दिन तक उसको लेनी होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं एआरटी ड्रग्स क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म आप पहले ही अच्छे से समझ चुके हैं, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स। रिट्रो का वर्ड मतलब आपको बताया गया था बैक, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है वायरस। और वायरल क्यों? क्योंकि एचआईवी वायरस है। तो ये जो एआरटी ड्रग्स होती है ये किसी भी व्यक्ति में एचआईवी कंफर्म होने के बाद देते हैं। ऊपर के केस में एचआईवी कंफर्म नहीं हुआ है, केवल कांटेक्ट में आया है और संभावना है कि उसे एचआईवी हो सकता है, तो उस संभावना को भी हम खत्म करना चाहते हैं, उसकी रोकथाम करना चाहते हैं। या रोकथाम नहीं हो रही है, या हम ट्रीटमेंट के रूप में यूज ले रहे हैं। तो देखिए, एआरटी ड्रग्स है वो किसी व्यक्ति में एचआईवी कंफर्म होने के बाद एचआईवी के ट्रीटमेंट के रूप में एआरटी ड्रग्स दी जा रही है। और एआरटी दवाइयां हैं वो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को लाइफ टाइम तक लेनी होगी। ऊपर देखिए, पीईपी ड्रग्स से वो केवल 28 दिन तक के लिए लेनी है, जबकि एआरटी दवाइयां एक बार शुरू करने के बाद लाइफ टाइम तक लेनी होती है। तो स्टूडेंट्स, पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए मेरे साथ। अभी तो एचआईवी पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें और डिस्कस करनी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह की कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बेशक बेहिचक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एचआईवी पॉजिटिव महिला में सुरक्षित डिलीवरी करवाने के लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो बातें हमें ध्यान रखनी है, इसको समझने के लिए, इजी बनाने के लिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले है डूज। डूज का मतलब हमें ये बातें पक्का पक्का 100% ध्यान में रखनी है। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे डोंट। डोंट का मतलब एचआईवी पॉजिटिव महिला की डिलीवरी अटेम्प्ट करते समय वो हमें बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो इंटरवेंशन हमें बिल्कुल फॉलो नहीं करने हैं, वो हमारे लिए रिस्की हो सकते हैं। तो सबसे पहले डूज की बात करते हैं। हर एचआईवी पॉजिटिव महिला में हमें डिलीवरी अटेम्प्ट करते समय पीपीई किट का इस्तेमाल करना चाहिए। और पीपीई के बारे में तो आप सब अच्छे से जानते ही होंगे। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और एफएचआर पर हमें क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। डिलीवरी के दौरान जो महिला को यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और जो फिटल हार्ट रेट है उसके ऊपर हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। यदि महिला पहले से एआरटी दवाइयां ले रही है, यदि उसकी दवाइयां एआरटी ड्रग्स कंटिन्यू है, तो डिलीवरी के दौरान भी उसकी दवाइयां कंटिन्यू रहनी चाहिए। पीवी एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो तभी करना चाहिए। और पीवी एग्जामिनेशन करने से पहले 0.25% क्लोरहेक्साडिन सोल्यूशन, ये एक इंसेक्टिसाइड्स है, इससे वेजाइना को क्लीन करना चाहिए। यह एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ध्यान रखना है। इमरजेंसी कंडीशन हो तो ही हमें इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी का डिसीजन लेना है और उसे फॉलो करना है। एपिजियोटॉमी की रोकथाम के सभी उपाय अपनाने, हमें वो सारी कोशिश करनी है जिसे एपिजियोटॉमी करने की नौबत ही ना आए। अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के लिए हमेशा एचआईवी पॉजिटिव प्रेग्नेंट महिला में फ्रेश ब्लड इस्तेमाल करेंगे। और कॉर्ड को कट करते समय जिस पार्ट में हमें कट लगाना है उसके नीचे हमें गॉज पीस रखना चाहिए, ताकि ब्लड स्प्लिट होकर और आपके कपड़ों वगैरह पे ना गिरे, ताकि एचआईवी ट्रांसमिशन का खतरा ना बढ़े।
तो ये सारी जो बातें थी ये हमें विशेष सावधानियां फॉलो करनी है। ये सब पॉजिटिव बातें हैं और हमें ध्यान रखनी है, इसलिए इसे डूज में शामिल किया गया था। तो स्टूडेंट्स, अब हम वो इंटरवेंशंस पढ़ते हैं जो हमें एचआईवी पॉजिटिव महिला की डिलीवरी के समय कभी भी फॉलो नहीं करने चाहिए, इसलिए इनको डोंट में लिखा गया है। प्रेग्नेंट महिला को एचआईवी की वजह से कभी आइसोलेट नहीं करना चाहिए। आइसोलेट का मतलब है उसे दूसरी सामान्य महिलाओं से अलग ना करें लेबर रूम में। प्यूबिक एरिया को कभी भी शेव मत कीजिए। महिला को एनिमा बिल्कुल मत लगाइए। बार बार पीवी एग्जामिनेशन करने से बचना है। बार बार पीवी एग्जामिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। और डिलीवरी के बाद न्यूबॉर्न के अंदर ओरल या नेजल सिक्रेशंस यदि मौजूद है तो उसे क्लियर करने के लिए ओरल सक्शन कभी नहीं करना चाहिए, या न्यूबॉर्न को एनजी ट्यूब से सक्शन नहीं करना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशंस को हम ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई के लिए अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई तो कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको स्टडी के लिए एक दो टिप्स देना चाहूँगा, फिर टॉपिक पे आते हैं। जब भी आप वीडियो सेशन देखने के लिए बैठें तो कोशिश करें कि आपको किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। उसी टाइम आप वीडियो सेशन देखना पसंद करें जब आपके आसपास डिस्टरबेंस कम रहता हो। जितना ज़्यादा फोकस होगा उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको कम टाइम में ज़्यादा याद रह पाएगा। सेकेंड थिंग, वीडियो सेशन एक बार की बजाय 2 बार 3 बार देखें, रिपीट कर करके देखें। और हर बार वीडियो सेशन देखते समय अपने पास एक पेन और पेंसिल या पेन या पेपर जरूर रखें, और जहां भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो वो आपको नोट करनी चाहिए और मेरे साथ डिस्कस करनी चाहिए। ये सब करने से धीरे धीरे आपका उस टॉपिक के ऊपर कमांड हो जाएगा, आप उस टॉपिक में माहिर बन जाएंगे। और जब आप उस टॉपिक पे माहिर बनेंगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टॉपिक में से एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए मैं उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकती हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि टॉपिक अच्छे से कवर करने के बाद फिर आप कोई सी भी बुक उठाएंगे तो आप उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप मेरी बात से सहमत होंगे। अब हम अपने टॉपिक में एचआईवी सेक्शन में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि एचआईवी पॉजिटिव महिला में डिलीवरी को कैसे अटेम्प्ट करना है। डिलीवरी होने के बाद उसमें जो न्यूबॉर्न जन्मा है उसके साथ अब किस तरह से हमें टैकल करना है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एचआईवी पॉजिटिव मदर से जन्मे न्यूबॉर्न को निवेरा पाइन सिरप देने का तरीका। कौन सी सिरप यूज करें हम? निवेरा पाइन। निवेरा पाइन ड्रग्स क्या है? एक्चुअल में जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था, निवेरा पाइन सिरप रियल में एआरटी ड्रग्स है, लेकिन वो न्यूबॉर्न एचआईवी पॉजिटिव महिला के साथ कांटेक्ट में रहा है तो हम अभी इसको पीईपी पोस्ट एक्सपोजर ड्रग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि वह भविष्य में पॉजिटिव हो जाए या पॉजिटिव हो तो वो बाद में कंफर्म होगा, पर इनिशियल स्टेज में यहाँ हम निवेरेपाइन को एज ए पीईपी यूज कर रहे हैं, यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ड्रग। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जो न्यूबॉर्न जन्मा है कहाँ पे? एचआईवी पॉजिटिव मदर से, तो उसमें हमें जो निवेरापाइन सिरप देनी है उसको देने का पैटर्न कैसा रहेगा। ऐसे सभी न्यूबॉर्न को जन्म के बाद उसी दिन से, जिस दिन से डिलीवरी हुई है उसी दिन से हम निवेरापाइन सिरप देना स्टार्ट कर देंगे। सिरप की मात्रा न्यूबॉर्न के बर्थ वेट के अनुसार निर्धारित करनी है। न्यूबॉर्न का जन्म के टाइम जितना वजन है, जितना बर्थ वेट है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे सिरप की मात्रा देंगे। सिरप का शेड्यूल क्या रहेगा? दिन में एक बार देनी है, रोजाना डेली दिन में एक बार देनी है। और मात्रा कितनी देनी है उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न का बर्थ वेट कितना है। तो इसे यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर न्यूनेट का बर्थ वेट 2000 ग्राम से कम है, यहाँ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, न्यूबॉर्न का बर्थ वेट हमेशा ग्राम में नोट किया जाता है, ना कि किलोग्राम में। यह बात आपको खास ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबसे पहला जो कैटेगरी है, अगर न्यूबॉर्न का बर्थ वेट है वो 2000 ग्राम से कम है तो हमें डेली 0.2 ml निवेरापाइन सिरप देनी होगी। अगर न्यूबॉर्न का बर्थ वेट है वो 2000 से 2500 ग्राम के बीच में है
तो हमें सिरप की मात्रा बढ़ाकर 1 ml करनी है और दिन में एक बार देनी है। और अगर न्यूबॉर्न का वजन है वो 2500 ग्राम से भी अधिक है, बॉडी का वजन अधिक है, तो हमें निवेरापाइन की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। इसकी अधिकतम मात्रा है वो 1.5 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमने देखा कि निवेरापाइन सिरप है वो कितनी मात्रा में देनी है। उसके अलावा हमें उस न्यूबॉर्न में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो भी देखिए। न्यूबॉर्न को प्रथम 6 महीने तक, यानी 0 से 6 महीने तक केवल ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, जिसे हम नाम देते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। या तो उसे कराएंगे 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, या अगर उसकी मदर है वो सेफ्टी के हिसाब से या और कुछ क्राइटेरिया है उनके अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए यदि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने का डिसीजन लेती है तो पहले 6 महीने तक केवल सप्लीमेंट्री आहार देना चाहिए। यानी कि आप बात को समझिए, 0 से 6 महीने तक यदि हम HIV पॉजिटिव मदर से जन्मे न्यूबॉर्न की न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे पास दो ही ऑप्शन आते हैं, या तो ओनली ब्रेस्ट फीडिंग जिसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहेंगे, या फिर ओनली सप्लीमेंट्री फीडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात माइंड में फिट कर लीजिए, 6 महीने तक शुरुआत में कभी भी मिक्स फीडिंग नहीं करवानी है। मिक्स फीडिंग का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग भी करवा रहे हैं और दूसरा सप्लीमेंट्री आहार भी दे रहा है। 0 से 6 महीने तक हमें मिक्स फीडिंग से बचना है। यही बात नीचे बताई गई है, मिक्स फीडिंग ना कराएं। न्यूबॉर्न को टीकाकरण सारणी के अनुसार सभी वैक्सीन लगाए जाने चाहिए। वैक्सीन में हमें किसी तरह का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं सोचना है। जो टीकाकरण सारणी में वैक्सीन है वो सभी वैक्सीन उस बेबी को भी लगाए जाने चाहिए। आगे देखिए, अभी हमने सीखा कि निवेरापाइन सिरप की डोज कितनी देनी है, और अब हम डिस्कस करते हैं न्यूबॉर्न को निवेरापाइन सिरप कब तक देनी चाहिए। शुरू कब से करनी है? डिलीवरी वाले दिन से, यानी 0 डे से, और आगे कब तक देनी है? HIV पॉजिटिव मदर से जन्मे सभी न्यूबॉर्न को कम से कम 6 सप्ताह तक निवेरापाइन सिरप जरूर देनी है। 6 सप्ताह तो आपको सभी को देनी है, कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी के लिए 6 सप्ताह कंपलसरी है। अब और कुछ ज्यादा हो सकती है। अगर HIV पॉजिटिव मदर ने अभी तक 6 महीने से कम समय तक ART ली है, यानी कि एक शर्त आई है कि वह न्यूबॉर्न बेबी जिस महिला से जन्मा है उस महिला को ART लेते हुए अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, अगर उसने 6 महीने से कम टाइम में ART ले रखी है और साथ में महिला ने एक और डिसीजन किया है कि मैं अपने न्यूबॉर्न बेबी को न्यूट्रिशन के रूप में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग भी कराऊंगी, तो ये दोनों अगर शर्तें यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो इस केस में हम निवेरापाइन सिरप को 12 सप्ताह तक देंगे। बाकी सभी परिस्थितियों में 6 सप्ताह तक, और अगर ये दो शर्तें साथ में और ऐड हो रही है तो हमें निवेरापाइन सिरप देनी है 12 सप्ताह तक। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। HIV पॉजिटिव मदर से जन्मे न्यूबॉर्न में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, OI की रोकथाम के लिए कॉट्रीमॉक्साजोल सिरप या टेबलेट भी देनी पड़ेगी। यानी वो जो न्यूबॉर्न है उसके अंदर और किसी तरह का साथ में इन्फेक्शन ना पकड़े, उसके लिए हम उसे कॉट्रीमॉक्साजोल सिरप देंगे या फिर टेबलेट देंगे, दोनों में से कोई एक चीज देनी है। कॉट्रीमॉक्साजोल है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और यहां मैं आपको क्लियर कर दूं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वे दवाइयां होती है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को किल कर सकती है। तो यहाँ न्यूबॉर्न के लिए इसका कंपोजिशन है, वो कॉट्रीमॉक्साजोल के अंदर एक्चुअल में दो ड्रग एक साथ होती है, इसीलिए ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बन जाती है। एक ड्रग इसमें होती है ट्राइमिथोप्रीम, जिसे TMP लिखा जाता है, और दूसरी है सल्फामिथैक्सिजोल, जिसे SMX लिखते हैं। तो ट्राइमिथोप्रीम और सल्फामिथैक्सिजोल ये दोनों मिलके कॉट्रीमॉक्साजोल बनाती है। अब यहाँ पर देखिए एक टेबल बना रखी है, इस टेबल में भी हमने
न्यूबॉर्न या इन्फेंट का वजन लेना है और साथ में हमें यहाँ पे सिरप देखनी है और टैबलेट भी देखनी है, यानी सिरप या टैबलेट दोनों में से। एक्चुअल में यहाँ पे न्यूबॉर्न की बजाय इन्फेंट वर्ड लिखना सही रहेगा, जिसे मैं ठीक कर दूंगा। और एक बात और यहाँ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे बर्थ वेट नहीं लेंगे, क्योंकि नीचे देखिए मैंने क्लियर लिखा है कोट्रीमोक्साजोल सिरप है वो 6 सप्ताह से शुरू करनी है, ना कि हमें 0 डे से शुरू करनी है। 0 डे से तो हम नेवेरापाइन सिरप स्टार्ट करेंगे और 6 सप्ताह से शुरू करेंगे हम कोट्रीमोक्साजोल सिरप। इसलिए यहाँ पे बर्थ वेट नहीं लेंगे, इन्फेंट का वजन लेंगे। और यहाँ पे वजन की कैटेगरी 4 बना रखी है, वहां पे वजन की कैटेगरी 3 थी, और ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, या तो देनी है सिरप या फिर देनी है टैबलेट। देनी कैसे है? डेली देनी है। जिस तरह से निवेरापाइन सिरप भी डेली दिन में एक बार दे रहे थे, वैसे ही कोट्रीमोक्साजोल सिरप या टैबलेट डेली देनी होगी। कैटेगरी समझिए, यदि इन्फेंट का वजन 5 किलोग्राम से कम है तो हमें सिरप देनी है 2.5 ml और टैबलेट देनी है 1। यदि वजन बढ़कर 5 से 10 किलो हो जाता है तो सिरप की मात्रा भी डबल हो जाएगी, 5 ml, टैबलेट हम 2 देंगे। 10 से 15 केजी में 7.5 ml सिरप होगी और टैबलेट की संख्या 3 हो जाएगी। चौथी कैटेगरी में 4 टैबलेट देनी होगी, टैबलेट की बजाय हम सिरप दे रहे हैं तो 10 ml होगी। और ये सब उस कंडीशन में ही करना है अगर आपको इन्फेंट का वजन 15 से 22 किलोग्राम के बीच में मिल रहा है। इस तरह से यहाँ पे वजन की 4 कैटेगरी बनाई हुई है। 4 कैटेगरी में टैबलेट की संख्या हम इजीली याद कर सकते हैं, 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली और 4 गोली। सिरप की मात्रा भी याद करना इजी है, 25 से शुरू करना है, 2.5 से शुरू करना है, और एक तरह से वहां पे टेबल चल रही है 2.5, 5, 7.5 और 10 ml। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। कोट्रीमोक्साजोल सिरप को 6 सप्ताह से यानी छठे सप्ताह से शुरू करेंगे और 18 माह तक इसको कंटिन्यू देना है। 18 माह यानी 1.5 साल तक कोट्रीमोक्साजोल को कंटिन्यू चलाएंगे। टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। HIV पॉजिटिव मदर से जन्मे न्यूबॉर्न या इन्फेंट के लिए सेफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? तो यानी न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 0 से 6 माह तक, और ये चीज़ें पहले ही डिस्कस हो चुकी है। 0 से 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या केवल सप्लीमेंट्री फीडिंग, दोनों में से कोई एक, और नो मिक्स फीडिंग। नो मिक्स फीडिंग वाला फॉर्मूला यहाँ लागू रहेगा, इसे मैं फिर से लिख लूंगा। नो मिक्स फीडिंग का मतलब है कि ब्रेस्ट फीडिंग और सप्लीमेंट्री फीडिंग दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों में से कोई एक तरीका चलाना है। ये कब तक करेंगे हम? 6 माह तक। जैसे ही बच्चे की एज 6 माह कंप्लीट हो गई, अब आगे क्या करें? आगे हम बच्चे का कराएंगे HIV टेस्ट, यानी HIV पॉजिटिव मदर से जन्मे हुए न्यूबॉर्न का बर्थ के बाद में पहला HIV टेस्ट कब होगा? 6 माह की आयु पर। टेस्ट के रिजल्ट दो तरह से आ सकते हैं, टेस्ट नेगेटिव या टेस्ट पॉजिटिव। अगर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो हमें क्या करना है? 7वें महीने से, 6 महीने तो ऊपर कंप्लीट हो गए, 7वें महीने से 1 साल तक नेगेटिव आने पर ब्रेस्ट फीडिंग भी करानी है और साथ में हमें कम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी देना है। कब तक? 1 साल तक। अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो हमें 7वें महीने से 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी है और साथ में कम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी देना है। यानी साल की जो ड्यूरेशन है वो पॉजिटिव में 2 साल रहेगी और नेगेटिव में 1 साल रहेगी। दोनों ही केस में ब्रेस्ट फीडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग दोनों ही करवानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के HIV टॉपिक के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। HIV संक्रमित मदर से जन्मे न्यूबॉर्न में, इन्फेंट में HIV की जांच कैसे की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो जांच हम करते हैं उसे मेडिकल की भाषा में EID, टेक्निकल टर्म में EID यानी अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस कहा जाता है। ICTC सेंटर पर कुल मिला के हम शुरुआत में 3 तरह की जांच कर सकते हैं, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया था। सबसे पहली जांच करेंगे 6 सप्ताह पर। 6 सप्ताह पे हमने, छठे सप्ताह में हमने कोट्रीमोक्साजोल सिरप भी शुरू की थी, आपको याद होगा।
फिर दूसरी जो हम जांच करेंगे वो 6 माह पे करेंगे, जहां हम छठे माह के अंदर करेंगे। तीसरी जो है वो वहां पे हम फर्स्ट ईयर जब पूरा हो जाए तब हम करेंगे। तो 3 एंटीजन टेस्ट होंगे, डीएनए और पीसीआर बेस के। और जब न्यूबॉर्न की एज 18 महीने पूरी हो जाती है तब हम एचआईवी पुष्टिकरण के लिए यानी एचआईवी कंफर्म करने के लिए 3 अलग अलग रैपिड टेस्ट भी करते हैं। और इन रैपिड टेस्ट के बाद में एचआईवी कंफर्मेशन की पुष्टि हो सकती है। तो 18 महीने की एज पर वहां पर कोट्रिमोक्साजोल सिरप की डोज है वो भी पूरी हो जाती है। आपको याद आ रहा होगा, 6 सप्ताह से कोट्रिमोक्साजोल सिरप शुरू करनी है और 18 माह की एज पर कंप्लीट करनी है। और यदि हम एचआईवी टेस्ट की बात करें तो पहला एचआईवी टेस्ट है वो छठे सप्ताह पे होगा और लास्ट एचआईवी टेस्ट है वो कंफर्मेशन के लिए 18 माह यानी 1.5 साल की एज पे होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एचआईवी, एड्स और प्रेगनेंसी कंडीशन में एचआईवी अपडेट्स के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि आज की वीडियो सेशन में मैं अभी तक आपसे एक भी क्वेश्चन पूछ नहीं पाया हूं। तो एक क्वेश्चन तो बनता है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि साइंस के, स्पेशली मेडिकल साइंस के इतना डेवलप होने के बाद में भी हम अभी तक एचआईवी या एड्स का वैक्सीन डेवलप क्यों नहीं कर पाए हैं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज का टॉपिक समझने के बाद आपका एचआईवी और एड्स से रिलेटेड जो नॉलेज है वो काफ़ी अपग्रेड हो गया होगा। मैंने अपनी तरफ से एचआईवी और एड्स से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम लेवल का जितना कंटेंट हो सकता है वो सारा इन नोट्स में इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की है। ये पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर कोई और अपडेट मुझे कहीं और से मिलता है तो उस बारे में भी मैं किसी न किसी वीडियो सेशन में आपको ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। वीडियो सेशन कैसा लगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जो भी कमियां नज़र आ रही है उसके बारे में भी मुझे बताइए ताकि मैं अपने वीडियो सेशन को, अपने पढ़ाने के तरीके को और अपग्रेड कर सकूं और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। कोई और नया टॉपिक लेकर आपके सामने जल्दी हाजिर होता हूं। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और वीडियो को इतने लाइक्स और शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। अभी भी आपके लाइक्स और शेयर्स कम आ रहे हैं। सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से सभी नए और पुराने साथियों को थैंक यू सो मच। वीडियो एंड करने से पहले ये जरूर कहूँगा कि कीजिए धाकड़ मेहनत और पूरा प्रयास, फिर देखना सफलता चलकर आएगी, खुद चलकर आएगी आपके पास। थैंक यू सो मच।